कल तक जो सर पर पगड़ी भी नहीं पहनता था, दुबई में एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारता था, आज वो पंजाब की गलियों में संतों की तरह पगड़ी डाले अलग देश की मांग कर रहा है। खालिस्तान की बात करने का आइडिया 2020 में आया था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान और बात बंटने की हो रही थी, तब खालिस्तान का आइडिया बाय नेम खालिस्तान आया था। एक सेपरेटिस्ट जो आतंकियों की तरह पुलिस चौकी की घेराबंदी करने से नहीं चूकता और जिसके हर भाषण में अलगाववादी विचारों की लहर रहती है, आज वही सालों पुराने खालिस्तान मूवमेंट को हिंसा के रास्ते पर ले जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में देश के अंदर लगातार सुर्खियों में आए अमृतपाल सिंह की, जिसने 1970 के दशक में लगी आग को दोबारा से जिंदा कर दिया है। इसके अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स और भड़काऊ भाषणों के वजह से आज पंजाब की पुलिस इसकी तलाश में लगी हुई है और वही ये अमृतपाल सिंह एडमिनिस्ट्रेशन से छुपता भाग फिर रहा है। कौन है ये अमृतपाल सिंह और क्या है ये खालिस्तान का पूरा माजरा? क्यों आज पंजाब पुलिस गली गली में अमृतपाल सिंह की तलाशी में जुटी है? क्या दोबारा से उसी दौर के आने की संभावना हो सकती है जिसमें हजारों जानें चली गई? इसके पीछे आखिर सच्चाई क्या है? क्यों फॉरेन कंट्रीज उस वक्त और आज भी इस मुद्दे पर इतना दिलचस्पी दिखा रही है और पाकिस्तान का इस विवाद से क्या लेना देना है? आज पंजाब में 61% सिख है और पूरे देश में इनकी कुल आबादी केवल 2% है। इसके बावजूद इस कम्युनिटी ने देश के लिए कई बार सैक्रिफाइसेस किए हैं, जिसका सबूत हमें कई बार देखने को मिल चुका है। यहाँ 12वीं शताब्दी तक हिंदुओं का शासन रहा, जिसके बाद इस्लामिक इन्वेजन हुआ और 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने सिख एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। लेकिन इनकी मृत्यु के कुछ समय बाद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई और यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज करना शुरू किया। लेकिन पंजाब में हो रहे धर्म परिवर्तन और गुरुद्वारों का पंडितों के हिसाब से चलाया जाना कई लोगों को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से शिरोमणि अकाली दल का जन्म हुआ। शुरुआत में इसके साथ काफी कम लोग शामिल हुए, पर आगे जाकर इसमें 175 सदस्य हुए, जिनके साथ मिलकर 1920 तक इन्होंने गुरुद्वारों से पंडितों को हटाया और SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बनाया, जिन्होंने गुरुद्वारे को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। अंग्रेज सरकार की पकड़ भारत से छूटने लगी थी। 1929 में मोतीलाल नेहरू ने सभी के सामने पूर्ण स्वराज को पेश किया, जिसमें पंजाब को भारत का हिस्सा बताया गया। हालांकि इस बात से सिख समुदाय के लोगों को परेशानी नहीं थी, वो भी इसे अपना ही देश मानते थे। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर रेजोल्यूशन आया, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अलग देश की मांग की जा रही थी। इस देश का नाम पाकिस्तान रखा गया था, जिसमें सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के भी काफी बड़े हिस्से को शामिल किया गया। इस रेजोल्यूशन के आने की सबसे बड़ी वजह ब्रिटिश सरकार खुद थी, जिसने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को खेल खेल कर देश के लोगों को धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ करना शुरू कर दिया। और यही वजह थी जिसमें देश धर्म, समुदाय और भाषा के नाम पर बिखरने लगा। अब सिखों की परेशानियां बढ़ने लगी, क्योंकि इस रेजोल्यूशन के मुताबिक पंजाब के तकरीबन 60% जमीन अलग हो जाती। इसके साथ ही साथ सिख समुदाय का एक बड़ा भाग पाकिस्तान में चला जाता, जिससे कि सिखों की यूनिफिकेशन संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा डिवाइडेड पंजाब के साथ ही सिखों के कई धार्मिक स्थल भी पाकिस्तान चले जाते। ऐसे में अकाली दल के कुछ नेताओं की ओर से ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस पार्टीशन के ना होने की दरख्वास्त की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके खारिज होने के बाद अकाली दल ने खालिस्तान को मद्देनजर रखते हुए थियोक्रेटिक स्टेट की मांग की, जिसे चलाने का हक तो भारत सरकार को था, लेकिन इसके अलावा अकाली दल के चुने हुए सदस्यों की भी पंजाब कैबिनेट में बराबर हक होता। अकाली दल पंजाब के धार्मिक और आंतरिक मामलों की स्वतंत्रता चाहती थी, बट इस समय भी कई कारणों को मद्देनजर रखते हुए इनकी डिमांड को ब्रिटिश सरकार पूरी नहीं कर सकती थी। जल्दी ही समय बीता और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन इसी दौरान पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पार्टीशन के भेंट चढ़ गया। अब पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का था। इस तरह पंजाब के बंटवारे से पंजाबियों, खासकर सिख कम्युनिटी के लोगों को बहुत निराशा हुई, लेकिन उन्होंने अपना एजिटेशन बंद नहीं किया। जल्दी ही 1955 में पंजाब में पंजाबी सूबा आंदोलन चला, जिसमें सिखों ने एक ऑटोनोमस स्टेट की मांग की, जिसके बंटवारे का आधार पंजाबी भाषा थी। इस आंदोलन को भी अकाली दल ही चला रहा था, जिनका मुख्य मांग था भारत के अंदर एक स्वतंत्र पंजाबी राज्य। उन दिनों मास्टर तारा सिंह अकाली दल का प्रेसिडेंट था।
जो इस आंदोलन को लीड कर रहा था। उसने गोल्डन टेम्पल में अपने मांगों को पूरा करने के लिए आमरण अनशन भी ठान ली थी, जिसे उसने सरकार के दरख्वास्त के बाद तोड़ लिया था। हालांकि इस आंदोलन के बाद ही पंजाब का एकीकरण हुआ। ये काम 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत हुआ। इस वक्त हरियाणा अलग राज्य बनाया गया और चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब का संयुक्त राजधानी बनाया गया। इसी वक्त पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिला दिया गया। अब पंजाब मुख्यतः पंजाबी बोलने वाले लोगों का ही क्षेत्र बनकर उभरा। एक्चुअल परेशानी आई जब चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, क्योंकि यहाँ हिंदू ज्यादा थे और सिख कम। सरकार के इस फैसले से अकाली दल और SGPC काफी नाराज थे। इसके कुछ समय बाद ही पंजाब के 3 मुख्य नदियां रावी, ब्यास और सतलज में कैनाल सिस्टम बनवाया गया, जिससे हरियाणा और राजस्थान को भी पानी भेजा जा सके। जिसके बाद पंजाब को सिर्फ 23% पानी मिल रहा था। गवर्नमेंट के इस फैसले से भी लोग खुश नहीं थे। इसके बाद लगातार राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट था, जहां सिख कम्युनिटी के लिए एक सॉवरेन स्टेट की मांग की गई, जिसे खालिस्तान कहा गया, जिसका मतलब था लैंड ऑफ द खालसा। खालिस्तान शब्द पहली बार 1940 में सामने आया था। मुस्लिम लीग के लाहौर घोषणा पत्र के जवाब में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने एक पैम्फलेट में इसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1966 में भाषाई आधार पर पंजाब के पुनर्गठन से पहले अकाली नेताओं ने पहली बार 60 के दशक के बीच में सिखों के लिए ऑटोनॉमी का मुद्दा उठाया था। 70 के दशक की शुरुआत में चरण सिंह पंछी और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने पहली बार खालिस्तान की मांग की थी। आजादी के वक्त के पहले से लेकर 1970 तक इस मूवमेंट ने काफी तेजी पकड़ ली, जिसकी वजह से सॉवरेन स्टेट की मांग सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में रह रहे खालिस्तानी सपोर्टर्स के द्वारा भी हो रहा था। इस मूवमेंट को उठाने के लिए जगजीत सिंह चौहान लंदन और पाकिस्तान जैसे देशों में जाकर जोरों शोरों से इसका प्रचार कर रहे थे। चौहान ने ही आनंदपुर साहिब में काउंसिल ऑफ खालिस्तान की स्थापना की और खुद को इसका प्रेसिडेंट बनाया, और इस तरह खालिस्तान के दबे हुए मसले को एक बार फिर से आंच दे दी। बलबीर सिंह संधू को काउंसिल ऑफ खालिस्तान का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। 1972 में वापस से पंचायत चुनाव हुआ और इस बार सत्ता में आने के लिए अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। इस रेजोल्यूशन को सरदार कपूर सिंह ने इंग्लिश में लिखा था, जिसे मंजूरी दी थी सेंट फतेह सिंह ने, वो भी सिर्फ सुनकर, क्योंकि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसी बीच 1973 में शिरोमणि अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास किया, जिसमें उन्होंने पंजाबी बोलने वाले सारे क्षेत्रों के एकीकरण के डिमांड को पुरजोर तौर पर रखा। इसमें रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों ही तरह के मुद्दे मौजूद थे। इस रेजोल्यूशन में कुछ बातों का खास करके जिक्र किया गया था, जैसे सिख समुदाय हिंदू धर्म के अंदर ही आएगी, चंडीगढ़ पर पंजाब का कंट्रोल होगा और थियोक्रेटिक स्टेट की मांग। इन्होंने चंडीगढ़ पर सिंगल ओनरशिप की बात रखी। साथ ही ये दल अपने सोशल और रिलीजियस एक्टिविटीज के अलावा पॉलिटिकल एम को बहुत ही मजबूती से पाना चाहता था, जिसमें उनका कहना था कि भारत सरकार मात्र रेलवे, करेंसी, फॉरेन रिलेशंस और मिलिट्री एंड सिक्योरिटी को रेगुलेट करे, बाकी के सारे अधिकार पंजाब के कैबिनेट और अकाली दल के हिस्से में हो। कुछ वक्त बाद चौहान 1979 के दौरान कुछ पाकिस्तानी नेताओं के गेस्ट के तौर पर पाकिस्तानी दौरे पर जाते हैं, जहां वो खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पर अपना पहचान बताते हैं। इसके बाद ही चौहान ने खालिस्तानी पासपोर्ट, खालिस्तानी डॉलर और पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह इशू किए थे। चूंकि इन दिनों चौहान एग्जाइल में थे और उनका खालिस्तानी मूवमेंट लंदन से ही ऑपरेट हो रहा था, बावजूद इसके उनका कनाडा, यूके और यूएसए जैसे देशों में लगातार दौरे हो रहे थे। जून 1984 में चौहान ने बीबीसी के एक इंटरव्यू में कहा था कि जल्दी ही भारत में मिसेस गांधी और उनके परिवार का गला काट दिया जाएगा और ये काम हमारे सिख करेंगे। और फिर अक्टूबर में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी हो गया। एक ओर जहां भारत सरकार पंजाब की सिचुएशन को सुधारने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार को इसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी आने लगी थी। 1970 से लेकर 1980 के बीच पाक गवर्नमेंट ने इस खालिस्तानी मूवमेंट की आग को भड़काने के लिए तरह तरह के वेपन्स और फाइनेंशियल सपोर्ट दिए थे। पाकिस्तान का ऐसा करने के पीछे का कारण जल्द ही समझ में आने वाला था। इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो सिर्फ इंडिया से खुन्नस निकालने के लिए ऐसा कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने
एक सेंटेंस भी कहा कि भारत की धरती से हम एक बांग्लादेश काट के रहेंगे। भिंडरावाले एक ऑर्थोडॉक्स सिख रिलीजियस जत्थेदार था जो कि खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता था। हालांकि इसने खुद कभी एक अलग देश की मांग नहीं की, लेकिन इस मूवमेंट के अंतर्गत होने वाले सभी मिलिटेंट कामों में इसका सपोर्ट रहा था। चूंकि भिंडरावाला एक ऑर्थोडॉक्स सिख कार्यकर्ता था जिसे सिखों में एक उभरते नए निरंकारी सेक्ट से काफी खुन्नस था, इसीलिए इसने निरंकारियों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने की पुरजोर कोशिश की। इधर निरंकारी सिखों को आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन से कोई वास्ता नहीं था और ना ही इन्होंने कभी खालिस्तान की मांग की। इन दोनों सिख सेक्ट्स के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद रोष दिवस मनाया गया। हालांकि 3 से 4 निरंकारी कार्यकर्ता भी इसी झड़प में मौत के भेंट चढ़ गए। इस हिंसक झड़प के बाद भिंडरावाला जहां तहां भड़काऊ भाषण देने लगा और हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने लगा। इसके बाद तो भिंडरावाला पूरे पंजाब सहित भारत में पॉपुलैरिटी गेन करने लगा। इस वक्त अकाली दल और एसजीपीसी के लोग आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के साथ कांग्रेस पर हावी होने लगे थे। पंजाब में अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने भिंडरावाले को कैंडिडेट के तौर पर चुना और उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करने लगा। कांग्रेस को लगा कि भिंडरावाले के पॉपुलैरिटी से कांग्रेस फिर से पंजाब पर अधिकार कर लेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कुछ ही समय में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को लेकर अकाली दल के साथ हाथ मिला लिया और इस रेवोल्यूशन को काफी बड़ा बनाने में लग गए, जिसके बाद कांग्रेस का दाव उन पर उल्टा पड़ गया और अब भिंडरावाले अगेंस्ट में आ चुके थे। इसके ठीक बाद 1982 में एक रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत हुई जिसका नाम धर्म युद्ध मोर्चा था, जो 4 अगस्त 1982 के दिन भारत में हुआ था, जिसे अकाली दल और जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने एक साथ मिलकर शुरू किया, जिसे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के तहत हो रहे मांगों को पूरा किया जाने के लिए करवाया जा रहा था। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जो रिवर वाटर शेयरिंग, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट इकोनॉमी, रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया गया था। लेकिन जिस काम में भिंडरावाले का नाम हो वो काम बिना हिंसा और झड़प के कैसे पूरा होता। ये धर्म युद्ध मोर्चा अब भिंडरावाले की आर्मी की तरह काम कर रहा था, जिसका एकमात्र लक्ष्य था हिंसा और आतंक फैलाकर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के मांगों को पूरा करवाना। 1982 में भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरावाले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। इसके बाद 1983 में पंजाब में कई हिंसक घटनाएं हुई जिनमें निरंकारी और कई हिंदू मारे गए। पंजाब में इस वक्त माहौल बिगड़ गया था, जहां पंजाब केसरी के ओनर लाला जगत नारायण ने अपने अखबार के जरिए लोगों को सच्चाई से जोड़ने की कोशिश की, जिसमें 9 सितंबर को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब इस मामले की तहकीकात की गई तो इस मामले के मास्टरमाइंड के रूप में भिंडरावाले का नाम सामने आया। इसके बाद 25 अप्रैल 1983 को एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने एक हद तक सरकार की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया, जब डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवतार सिंह अतवल की दरबार साहिब के सामने दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और बिना भिंडरावाले के परमिशन के अवतार सिंह के बॉडी को कोई उठाने वाला नहीं होता है। यहाँ तक कि पुलिस भी वहाँ चुपचाप खड़ी रहती है, जिसकी वजह से अवतार सिंह की लाश तकरीबन 2 घंटे तक वही जमीन पर पड़ी रहती है। अभी इस मामले में गवर्नमेंट जब तक एक्शन लेती तब तक एक और बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां 6 हिंदू बसों को बीच रास्ते में रोक दिया गया और उसमें फंसे पैसेंजर्स को मार दिया गया। 1983 में ही इन सब घटनाओं को देखकर इंदिरा गांधी ने पंजाब की सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन इंदिरा गांधी को यह बात अब तक पता चल चुकी थी कि भिंडरावाले का पकड़ा जाना ही पंजाब में शांति लाने का एकमात्र उपाय है। बस इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ सर्च ऑपरेशंस का, जो आगे चलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना गया। 1984 तक पंजाब में क्राइम्स बेहद ज्यादा बढ़ गए। यहाँ खारकू नाम का एक ग्रुप, जिसे नॉइस मेकर कहा जाता था, लगातार कई घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसका नतीजा ये निकला कि 1982 से 1984 के जनवरी तक में 1200 से भी ज्यादा वायलेंट इंसिडेंट्स हुए, जिसमें करीबन 450 लोगों की जानें गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। वही सिर्फ 6 महीनों में 800 के आसपास हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए और 550 लोग इंजर्ड हुए।
जुलाई 1983 में अकाली दल के प्रेसिडेंट लोंगोवाल ने भिंडरावाले को उसके सिक्योरिटी के लिए अमृतसर गोल्डन टेम्पल बुला लिया, जो सिखों का बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ भिंडरावाले ने हर तरह के वेपन्स को पहले से ही काफी बड़े संख्या में इकट्ठा करके रखा था। भिंडरावाले के गोल्डन टेम्पल में शरण लेने के बाद सरकार ने उसके आतंकी गतिविधियों को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन भिंडरावाले कहाँ किसी के हाथ आना था। ऐसे में जब भारत सरकार ने कई दफे भिंडरावाले को आत्मसमर्पण के लिए गुहार लगाई, लेकिन यहाँ इसने तो सरकार से मुठभेड़ करने की ठान ली थी। एट लास्ट गवर्नमेंट को इसके हिंसात्मक रवैये को देखते हुए गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसकर भिंडरावाले को पकड़ना पड़ा, जिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो जाती है। इस घटना ने सिख समुदाय की भावना को काफी ज्यादा आघात पहुंचाया, जिसके बाद लोगों ने गवर्नमेंट के इस फैसले की काफी आलोचना की। इसके बाद ऑपरेशन वुडरोस एंड ब्लैक थंडर चलाया गया। इस ऑपरेशन के सहारे सरकार पंजाब में विद्रोहियों को ढूंढकर घर घर से निकाल रही थी और जगह जगह से हथियार जब्त किए जा रहे थे। इस बीच कई लोगों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। इसके बाद ऑपरेशन वुडरोस एंड ब्लैक थंडर चलाया गया, जिसमें कई प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स गोल्डन टेम्पल में डेरा जमा चुके थे, जिसे पहली बार ब्लैक कैट कमांडो के जरिए निकाला गया और दूसरी बार पंजाब पुलिस ने निकाला। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान पुलिस को गोल्डन टेम्पल की घेराबंदी करनी पड़ी, जिससे गुरुद्वारे के परिसर को काफी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही इस ऑपरेशन को सिख कम्युनिटी ने गुरुद्वारे गरिमा के साथ छेड़छाड़ समझा, जिससे कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। उससे सिख कम्युनिटी के कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स को काफी ज्यादा चोट पहुंची, जिसके बाद 1 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के दोनों बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच एक एग्रीमेंट तैयार किया गया, जिसमें कई मुद्दों का जिक्र किया गया था। इसके बाद दोनों ही ग्रुप्स नेगोशिएट करने को तैयार थे और इसीलिए इसे राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड का नाम दिया गया, जिसके बाद अकाली दल के तरफ से ये मैसेज दिया गया कि वो किसी भी तरह से खालिस्तान मूवमेंट का साथ नहीं दे रहे हैं। पार्टी के इस फैसले से पूरे इंडिया में काफी तारीफ की गई, बट इस डिसीजन से खालिस्तानी खुश नहीं थे और उन्होंने इसी साल लोंगोवाल की हत्या कर दी, जिसके बाद पीएम राजीव गांधी ने इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। इसके बाद भी खालिस्तानी ग्रुप्स जैसे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन और दमदमी तकसाल जैसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी एक्टिविटीज को जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे इस पर भी काबू पा लिया गया। दीप सिद्धू एक एक्टर, सिंगर और लॉयर होने के साथ साथ एक एक्टिविस्ट भी थे, जो वारिस पंजाब डे के लीडर के रूप में सामने आए। ये सुर्खियों में तब आए जब हाल ही में चल रहे किसान आंदोलन के अंतर्गत रिपब्लिक डे के दिन एक वायलेंट प्रोटेस्ट होता है और उसके प्रमुख लीडर में से एक खुद सिद्धू निकलते हैं। इसके बाद इन्हें जेल हो जाती है। इस समय सिद्धू का कनेक्शन ट्रैक्टर रैली के साथ भी सामने आता है, जहां रेड फोर्ट के पास पुलिस और किसानों में मुठभेड़ हो जाती है। 2019 के दौरान इन्होंने बीजेपी की ओर से खड़े हुए बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के लिए कैंपेन भी की, लेकिन 2 अप्रैल 2022 को दीप सिद्धू की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जैसे ही दीप सिद्धू का डेथ होता है, उसके बाद अमृतपाल सिंह सीन में आता है। इसने खुद को वारिस पंजाब डे का लीडर घोषित कर लिया और उसके साथ ही इसकी खालिस्तान मूवमेंट की हरकतें शुरू हो गई। लोग इन्हें बाबा बकाला और भिंडरावाले 2.0 के नाम से भी बुलाते हैं। 23 फरवरी को इन्होंने अपने आदमी लवप्रीत सिंह तूफान को छुड़ाने के लिए पुलिस के साथ मुठभेड़ कर ली थी। उन दिनों लवप्रीत पर किडनैपिंग का केस दर्ज था। इसके बाद इन्होंने एक और अटैक किया, जहां दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। खालिस्तान मूवमेंट के समर्थक फिलहाल अपने देश में काफी कम है। बीते कुछ दशकों में इसकी गति काफी धीमी पड़ गई थी और करंटली इस मुद्दे का हमारे देश पर असर सिर्फ बयानबाजियों तक ही सीमित है। आज पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की तलाशी में जुटी हुई है। वहीं कुछ दिन पहले अमृतपाल सिंह ने एक YouTube वीडियो रिलीज करके बताया है कि जल्दी ही वो पब्लिक में अपीयर होंगे और कम्युनिटी के साथ खड़े होंगे। अपने वीडियो में अमृतपाल ने यह भी कहा कि ये उन लोगों में से नहीं है जो देश छोड़ के भाग जाए और विदेश जाके वीडियो मैसेजेस के सहारे बात करे। शायद अमृतपाल ने लोगों को ये बोला कि वो जगजीत सिंह चौहान के रास्ते पर नहीं चलेंगे। अपने दूसरे वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि वो मौत से नहीं डरते और जिन लोगों को ये लगता है कि वो अपना संगत और कम्युनिटी छोड़ देंगे, वो ऐसी गलतफहमी में ना रहे। ऐसे में पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन जो चल रहा है, अब ये देखने वाली बात होगी कि
कब अमृतपाल सिंह पब्लिकली अपीयर होते हैं। वही अब तक यूके, यूएस जैसे जगहों पर इंडियन एम्बेसी में कुछ खालिस्तानियों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा गया है। उसके अलावा ये मामला अभी तक गवर्नमेंट के हाथ में नजर आ रही है, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है।